हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ रहे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में 6 फाइलम के बारे में पढ़ चुके थे। मैंने बताया था 10 फाइलम है, तो हमें 4 फाइलम और पढ़ना है। तो उन 4 फाइलम को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6 फाइलम जब पढ़ा था तो आखिरी फाइलम हम लोग ने कौन सा पढ़ा था? आखिरी फाइलम हम लोगों ने एनेलिडा पढ़ा था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की। तो नेक्स्ट फाइलम है हमारा 7वां, यानी कि ऑर्थोपोडा। तो आइए ऑर्थोपोडा के बारे में जानते हैं। एक बार मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आर्थ्रोपोडा में क्या चीज़ें आती हैं। ऑर्थोपोडा में जितने भी कीट पतंग हैं वो सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। तो ऑर्थोपोडा, अब देखिए एग्जाम्पल आएगा तो आप तुरंत बता देंगे ये आर्थोपोडा का है कि नहीं। आर्थोपोडा के बारे में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि आर्थोपोडा में क्या आते हैं? कीट पतंग। तो जितने भी कीट होंगे वो किस में आएंगे? ऑर्थोपोडा में आएंगे। आइए इनकी शारीरिक संरचना और कुछ विशेषता के बारे में जानते हैं। शरीर कैसा होता है? खंड युक्त होता है। देखिए एनेलिडा जब मैंने बताया था तो भी मैंने कहा था ये शरीर कैसा होता है? खंड युक्त होता है। जबकि जो सिलेंड्रेटा होता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, इनमें क्या होता है? ये शरीर युक्त नहीं होते हैं। स्केलेमेंथेस ये खंड युक्त नहीं होते हैं, खंड रहित होते हैं। लेकिन एनेलिडा और ऑर्थोपोडा क्या है? इनका शरीर खंड युक्त होता है। इनका जो बाह्य कंगाल होता है, यानी कि एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है। देह गुहा इनमें होता है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमोसील। देह गुहा इसमें होता है, देह गुहा, और उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमोसील बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि शरीर खंडयुक्त होता है, काइटिन का बाह्य कंगाल होता है, और देह गुहा कैसा होता है? ह्यूमोसील होता है। अब देखिए ऑर्थोपोडा के बारे में कुछ विशेष पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं। अब 6 पैर होते हैं। आपने मच्छर देखा होगा, 6 पैर होते हैं। बिच्छू, तिलचट्टा, ना टिड्डा, मक्खी, चींटी, सुग्गा, इन लोग को देखेंगे आप तो इनमें 6 पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा की एक ये भी विशेषता है कि इनमें 6 पैर होते हैं। अब 6 पैर होते हैं यानी कि 3 पेयर होते हैं। शरीर 3 भाग में बटा होता है। सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए बना लिया मक्खी, ये हो गया। फिर आप देखेंगे ये होता है, और लास्ट में ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लो बना दिया दांत काटने के लिए, ये हो गया। ये बाहर का एक्सक्रीशन करने के लिए ये हो गया, और ये हो गया बीच का हिस्सा। ठीक है, पैर भी बना लो भैया, 6 पैर बना लो। तो कुछ इस तरह का होता है। ये जितने भी कीट आप देखेंगे ना वो कुछ इस तरह से होता है। तो शरीर 3 खंड में बटा होता है, यानी कि एक हिस्सा सर होता है, दूसरा हिस्सा वक्ष होता है, और तीसरा हिस्सा उदर होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब था। तो शरीर कितने खंडों में होता है? 3 खंड में होता है। सबसे बड़ा संघ जो ये देखिए, हमारे पास जो 10 फाइलम हैं उसमें सबसे बड़ा कोई संघ है तो वो ऑर्थोपोडा है। क्यों? क्योंकि लगभग 10 लाख कीट हैं हमारे वर्ल्ड में। हमारे वर्ल्ड में लगभग 10 लाख कीटों के बारे में खोज करी गई है। तो ये 10 लाख कीट है, इसीलिए सबसे बड़ा संघ। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वो ऑर्थोपोडा है, क्योंकि इसमें लगभग 10 लाख कीट आते हैं। इनके पंख 4 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 6 पैर होते हैं, पंख 4 होते हैं, शरीर 3 खंड में बना होता है, और सबसे बड़ा संघ है। ये चारों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्थोपोडा के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी कीट अगर उन्होंने पूछ लिया तो वो जाहिर सी बात है वो ऑर्थोपोडा में होगा, क्योंकि ऑर्थोपोडा में कीट पतंग आते हैं। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, इंग्लिश मीडियम वाले कॉकरोच बोलते हैं, तो कॉकरोच क्या है? ऑर्थोपोडा। ग्रास होपर यानी कि टिड्डा, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, मॉस्क्यूटो हो गया, बीज हो गई। कोई भी बीज पूछ ले। अब ये नहीं मक्खी एक तो होती है नॉर्मल मक्खी, एक होती है मधुमक्खी, तो कोई भी मक्खी हो वो इसी में आएगा, ऑर्थोपोडा में ही। चींटी हो गई, आंट, सुग्गा हो गया। सुग्गा आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, ग्रास होपर की तरह ही होता है ये भी। तो ये कुछ कीट लिख दिए हैं। अब 10 लाख कीट के बारे में नहीं बता सकते, तो कुछ कीट जो आपने देखे होंगे, तो कोई भी कीट आए तो वो ऑर्थोपोडा में होगा। तो इतनी चीज़ें आपको ऑर्थोपोडा के बारे में ज़रूर जाननी चाहिए। तो ये 7वां फाइलम था। बात करते हैं 8वां फाइलम, मोलस्का की। मोलस्का की बात करें तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए। देखिए आपके यहाँ जैसे मोरंग आती है, तो मोरंग में सफ़ेद सफ़ेद आपको सीपी मिलती होगी, सफ़ेद सफ़ेद सीपी मिलती है। जैसे ये है और ये है, और ये कुछ इस तरह से सीपी, छोटी छोटी बहुत सारी सीपी आपको दिखती हैं। तो वो सीपी जानते हैं क्या है? वो मोलस्का का ही एक उदाहरण है।
तो अगर आप सीपी जानते हैं तो शरीर मोलस्का का आप जान जाएंगे। मोलस्का का शरीर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। अब आप कहेंगे सीपी तो बहुत टाइट होती है, बहुत टफ होती है, हार्ड होती है। तो मोलस्का का शरीर, भैया ये सीपी जो है, इस सीपी के अंदर पहले क्या होते हैं, मांस होते हैं। फिर जब ये समुद्र के बाहर आ जाता है तो ये मांस सड़ जाता है, गल जाता है, अलग हो जाता है, तो वो सीपी बन के रह जाता है। और जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग इंसान हैं, तो अभी देखिए मेरी बॉडी कैसी है। लेकिन जब कंगाल, जब बॉडी को मतलब अगर आप क्रेमेटोरियम कर दीजिए तो कंगाल आपको दिखेगा, तब देखिए बॉडी कैसी है। तो सीपी वैसे कैसे है, पहले उसमें मांस होता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन समुद्र के बाहर आ जाती है तो वो चीज़, मांस उसका गल जाता है और उसके बाद वो सीपी जैसा स्ट्रक्चर धारण कर लेती है, तो शरीर सॉफ्ट होता है। अब आप सीपी देखे होंगे तो उसमें चूने जैसा कुछ वाइट वाइट लगा मिलेगा आपको ना, तो चूने के कड़े आवरण से ढका होता है। ये सीपी ही क्या है, चूने का कड़ा आवरण है। वो काफ़ी कड़ा ऑर्गन होता है और चूने से ढका होता है। देखिए श्वसन के लिए क्लोम यूज़ करते हैं। अब हम लोग की तरह लंग्स तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, हम लोग एयर में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, श्वसन के लिए क्लोम यूज़ करते हैं। क्लोम जैसे कि जो जलीय जीव होते हैं, किसी में गिल्स पाया जाता है ना, कोई अपने स्किन से श्वसन करते हैं। तो ये मोलस्का में जो लोग आते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, क्लोम द्वारा। जलीय होते हैं और एक लिंगी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोलस्का के बारे में क्या जानना है, शरीर सॉफ्ट होता है, चूने के कड़े आवरण से ढका होता है, श्वसन के क्लोम द्वारा करते हैं, जलीय होते हैं और एक लिंगी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, मैंने बताया था सबसे बड़ा संघ जो है वो है आर्थ्रोपोडा। तो दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। लगभग 8 लाख प्रजातियाँ इसकी पाई गई हैं। अगर पूछ ले समुद्र में सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तब ये हो जाएगा मोलस्का। समुद्र में सबसे बड़ा संघ मोलस्का हो जाएगा। लेकिन अगर केवल पूछ ले सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा संघ तो मोलस्का, और पहला सबसे बड़ा संघ तो वो आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। घोंघा यानी कि पीला, इंग्लिश में बोलते हैं सीपी यानी कि यूनियो, स्नैल, ऑक्टोपस, ये सभी क्या हैं, ये सभी आते हैं मोलस्का के बारे में, मोलस्का फाइलम के अंदर। अब देखिए ऑक्टोपस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं आपको, तो आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। ऑक्टोपस के बारे में बताते हैं। देखिए व्हेल हो गई या समुद्र में पाई जाने वाले जो मछलियाँ होती हैं, उनके पास ब्रेन होता है, और ब्रेन होता है तो वो डिसाइड करती हैं कि क्या हम खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। मतलब कि उनका भोजन, उनका ब्रेन डिसाइड करता है कि ये हम खाएंगे ये नहीं खाएंगे। जैसे शेर है, शेर का क्या है, अपना शिकार किया हुआ चीज़ खाता है। स्टोरी वो बहुत पढ़ी होगी आप लोग ने, कि शेर आया तो सांसें रोक के मैं लेट गया, शेर ने आया सूंघा कि यार ये डेड बॉडी है, तो खाया नहीं, चला गया। तो उस मतलब शेर का क्या एटीट्यूड है, उसका एक एटीट्यूड है कि हम अपना शिकार करेंगे और अपना खाएंगे, ताज़ा मांस खाएंगे। वैसे मछलियों का भी है, व्हेल मछलियों का भी है कि हाँ वो जो भी उनका एटीट्यूड रहा हो कि हाँ हम ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, डिसाइड करती हैं। लेकिन ऑक्टोपस का क्या है, तो सबसे बड़ी बात यह है इसके पास तो ब्रेन ही नहीं है, तो इसको जो मिलता है वो खा लेता है। ऑक्टोपस कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 8 पैर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 पैर होते हैं। ये क्या करता है, अपन वो उन पैरों से दबा लेता है, फिर उसको खा जाता है। तो इसके पास तो ब्रेन नहीं होता है, तो ब्रेन नहीं होता है तो जो भी मिल गया खा लेगा। 8 पैर होते हैं, अभी मैंने बताया कि 8 पैर होते हैं। इसको डेविल फिश भी बोलते हैं। डेविल फिश इसलिए बोलते हैं, डेविल का मतलब क्या होता है, राक्षस ना, तो डेविल फिश बोलते हैं। तो इसका नाम भी बहुत ध्यान रखिएगा, डेविल फिश के नाम से भी पूछ सकता है। 8 पैर होते हैं, ब्रेन नहीं होता, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन, ऑक्टोपस के पास ब्रेन होता है नहीं, ब्रेन नहीं होता, जो मिलेगा खा लेगा। किसी को पकड़ लिया खा लेगा, उसके पास दिमाग ही नहीं है, उसको क्या है, मिला, इन 8 पैरों से पकड़ लिया और खा गया। तो ये ऑक्टोपस, तो मोलस्का आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। धीरे धीरे अब वो फाइलम आ रहा है जिसमें हम लोग आते हैं। देखिए बात करते हैं 9th की, यानी कि सेकंड लास्ट फाइलम, वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा देखिए अभी तक क्या था, जितने भी फाइलम थे वो उनके पास पैर नहीं होते थे, उनके पास बैकबोन नहीं होती थी कि वो चले कैसे, ठीक है। तो लेकिन अब इकाइनोडर्मेटा में क्या हो गया, इनका जो कंगाल होता है वो सल्कीय कंगाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कंगाल कैसा होता है, सल्कीय होता है। चलने के लिए पैर होता है, ट्यूब फिट होती है। देह गुहा कैसी होती है इनकी, चौड़ी होती है।
बैकबोन होती है लेकिन बहुत कम विकसित हो पाती है। जैसे हम लोग की बैकबोन क्या है, बहुत अच्छे से विकसित होती है, तो बॉडी का ढांचा देने में या बॉडी को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प करती है। लेकिन इनमें क्या होता है, बैकबोन होती तो है लेकिन बहुत कम विकसित होती है, तो रीढ़ की हड्डियाँ बिखरी हुई होती हैं। और हम लोगों की क्या है, एक मतलब कि स्थिर फॉर्म में है, फिक्स फॉर्म में है, पर इनकी रीढ़ की हड्डियाँ क्या है, बिखरी हुई होती हैं। तो आपको ये 5 पॉइंट ध्यान रखना है कि कंगाल चल्कीय होता है, ट्यूब फीट होती है, देह गुहा चौड़ी होती है, बैकबोन होती तो है लेकिन अल्प विकसित होती है, रीढ़ की हड्डी होती तो है लेकिन बिखरी हुई होती है। एग्जाम्पल स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा। अब स्टार फिश को आप फिश मत समझिएगा, अगर इसके आगे इसके पास फिश लग गया है तो ये फिश नहीं है ना, एक एनिमल है। तो स्टार फिश हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, समुद्री खीरा। तो इकाइनोडर्मेटा में इतनी चीज़ें इन्होंने बता रखी थी। और बात करते हैं अपने आखिरी फाइलम की, कॉर्डेटा की, और कॉर्डेटा में ही हम लोग आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। तो ये है हमारा 10वां फाइलम। 10वें फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। अब देखिए कॉर्डेटा में इन्होंने पाया कि कॉर्डेटा में आ रहे कॉर्डेटा की श्रेणी में, लेकिन कुछ कॉर्डेटा एक अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं, कुछ कॉर्डेटा अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, लोअर कॉर्डेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कॉर्डेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लोअर कॉर्डेटा और हायर कॉर्डेटा को। लोअर कॉर्डेटा को प्रोटो कॉर्डेटा भी बोलते हैं या एक्रेनिया भी बोलते हैं, और हायर कॉर्डेटा को यू कॉर्डेटा भी बोलते हैं और क्रेनिएटा भी बोलते हैं। अब देखिए यू कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं, यू लोग आते हैं ना, यू लोग मतलब आप लोग, हम लोग, तो यू कॉर्डेटा। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉर्डेटा को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर कॉर्डेटा और हायर कॉर्डेटा। लोअर कॉर्डेटा के और नाम है एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा, और हायर कॉर्डेटा का नाम है क्रेनिएटा या फिर यू कॉर्डेटा। अब देखिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जरा क्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा को या फिर लोअर कॉर्डेटा को। लोअर कॉर्डेटा में क्या होता है, इनमें जबड़े नहीं होते हैं, इनमें उपांग नहीं होता है, इनमें कपाल नहीं होता है, कशेरुकी यानी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं ना। तो अगर इंग्लिश में यही बात करें तो इनमें क्रेनियम नहीं होता है, इनमें जॉज नहीं होते हैं, जबड़े नहीं होते हैं, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं, पेयर्ड एफेंडेजेस नहीं होते हैं, और जंतुओं में केवल और केवल नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो एक्रेनिया की प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी, क्या क्रेनियम नहीं होता है, जॉज नहीं होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं, पेयर्ड एफेंडेजेस नहीं होते हैं, और जंतुओं में केवल नोटोकॉर्ड पाया जाता है। हिंदी में बात करें तो कपाल नहीं होगा, जबड़े नहीं होंगे, उपांग नहीं होंगे, कशेरुकी नहीं होंगे। तो एक्रेनिया को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 3 पार्ट है वो, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। आइए एक एक करके थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में भी जानते हैं। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। हेमिकॉर्डेटा में जो जंतु आते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबॉस्किस, कॉलर और ट्रंक, यानी कि हिंदी में बात करें तो छड़, कॉलर और सूंड में डिवाइड होती है। तो हेमिकॉर्डेटा की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबॉस्किस, कॉलर और ट्रंक। नोटोकॉर्ड इसमें पाया जाता है पर वो छोटी होती है नोटोकॉर्ड, और खोखली छड़ होती है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल है ग्लोसस और सैकोग्लोसस, टाइकोड्रा, सिफेलोडिस्कस और हैब्डोफ्लोरा। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल तो बहुत है लेकिन ये 5 बुक में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। एक बार में नहीं होगा लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बेलेंगोग्लोकस, उसके बाद सैकोग्लोकस, टाइकोडेरा, सिफेलोडिस्कस और हैब्डोफ्लोरा। तो हेमिकॉर्डेटा में आपको ध्यान रखना था, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, नोटोकॉर्ड छोटी होती है और खोखली छड़ होती है। एग्जाम्पल ये हैं। बात करते हैं यूकॉर्डेटा की। बात करते हैं यूकॉर्डेटा की। तो यूकॉर्डेटा एनिमल जो होते हैं वो चट्टान, समुद्र में जो चट्टानें होती है उसमें चिपके हुए पाए जाते हैं। ये एकल होते हैं, उसको कॉलोनियल बोलते हैं। पिचकारी छोड़ने वाले होते हैं। अब देखिए इनमें सूंड होता है ना, तो पिचकारी छोड़ते हैं ये, तो इसीलिए इसको स्क्वैटर्स भी बोलते हैं। लार्वा में विकसित होते हैं, तंत्रिका तंत्र होता है, और वयस्क में ये अल्प विकसित होते हैं, तो ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि समुद्र में चट्टानों से चिपके पाए जाएंगे।
एकल होते हैं यानी कि कॉलोनियल होते हैं, पिचकारी छोड़ने वाले होते हैं, स्क्वाटर्स भी बोलते हैं। लार्वा में विकसित होता है इनका तंत्रिका तंत्र, वयस्क में अल्प विकसित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हर्डमेनिया, सियाना, साल्पा, ठीक है, पायरोसोमा और डोलियोलम। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये एग्जाम्पल, हर्डमेनिया, सियोना, साल्पा, पायरोसोमा और डोलियोलम। और ये एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जब हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो वो पूछता है साल्पा जो है वो किस में आता है, हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा। तो इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, इनको याद करने का एक ही तरीका है, बार बार मनन करिए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार रिपीट करिए तो फिर याद हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया वो है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला रहता है। सिफेलोकॉर्डेटा की विशेषता क्या है कि नोटोकॉर्ड शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला रहता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो एम्फियोसस, ठीक है, ब्रांच चियोस्टोमा और यह है साइमेट्रॉन। ये 3 एग्जाम्पल हैं जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, एम्फियसस और ब्रांचियोस्टोमा और साइमेट्रॉन। तो ये था हमारा एक्रेनिया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, 3 पार्ट में डिवाइड था। आइए बात करते हैं हायर कॉर्डेटा की। क्रेनिएटा या फिर यूरोकॉर्डेटा, इसको हायर कॉर्डेटा भी बोलते हैं। इसमें वर्टिब्रेटा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। अब जानते हैं एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा में क्यों कैटेगराइज किया। देखिए एगेंथा में क्या होता है, जॉज जो होते हैं वो ट्रू नहीं पाए जाते हैं, यानी जॉज मतलब आप समझ रहे होंगे जबड़े, तो ट्रू जॉज नहीं पाए जाते हैं। लेकिन नैथोस्टोमेटा में ट्रू जॉ पाए जाते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, पर इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इसमें जो इंटरनल एयर होती है उसमें 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, लेकिन नैथोस्टोमेटा में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है एडल्ट में, लेकिन नोडोकॉर्ड परसिस्टेंस होता है या रिप्लेस बाय वर्टिब्रेट के द्वारा रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। कौन कौन से पॉइंट है, एक जॉ को लेकर बात है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। पेयर्ड अपेंडेज को लेके बात है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें इंटरनल ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, इसमें 3 होते हैं। नोटोकॉर्ड एडल्ट में परसिस्टेंस होता है, इसमें नोटोकॉर्ड होता है लेकिन रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेट के द्वारा। फिर नैथोस्टोमेटा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पीसेस आप समझ रहे होंगे, मत्स्य यानी कि मछली जिसको बोलते हैं, और टेट्रापोडा। तो पीसेस और टेट्रापोडा में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए उसकी बात करते हैं। जो पीसेस होते हैं ना वो एक्वेटिक होते हैं, बहुत एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक नैथोस्टोमा है। तो ये आप समझ रहे होंगे, पीसेस मछलियाँ होती हैं और मछलियाँ कैसी होती है, वो एक्वेटिक नैथोस्टोमा होती हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब नैथोस्टोमा वर्टिब्रेट्स इसमें पाया जाता है। पेयर्ड लिम्स होते हैं और इफ़ प्रेजेंट एज फिन्स, ये फिन्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं। फिन्स आप समझ रहे होंगे, फिन्स का क्या मतलब है। देखिए मछलियों में क्या होता है, तैरने के लिए एक पंख होती है, युग्मित पंख होती है, उसी को फिन्स बोलते हैं। तो देखिए पीसेस में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ आती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्वेटिक होती हैं और नैथोस्टोमेटा वर्टिब्रेट के अंतर्गत आती हैं। पेयर्ड लिम्स होते हैं और इस पेयर्ड लिम्स को क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं, यानी कि तैरने के लिए क्या होती है, पंख होती हैं। उसके बाद स्किन यूजली मॉइस्ट एंड स्कैली, इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, स्कैली होती है। रेस्पिरेशन एक्वेटिक बाय गिल्स, ये लोग अब मछलियाँ किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स के थ्रू। सेंस ऑर्गन फंक्शनल इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर जब रहते हैं तो इनका सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करता है। अब मछलियों को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्लेकोडर्मी, क्रॉन्ड्री क्या लिखा है, कॉन्ड्रिक्वेथीज और ये है टिलिओस्टोमाई। तो टिलिओस्टोमाई, तो मछलियों को 3 भागों में बांटा है इन्होंने, प्लेकोडर्मी और कॉन्ड्रिक्वेथीज और टिलिओस्टोमाई। तो पीसेस आप समझ गए होंगे कि ये कैसा नैथोस्टोमेटा वर्टिब्रेट है, एक्वेटिक, लिम्स पेयर्ड होती हैं, जो फिन्स
का काम करती हैं, यानी पंख का काम करती हैं तैरने के लिए। मीडियन फिन्स प्रेजेंट होती है इसमें, पर इसमें एब्सेंट होती है। स्किन मॉइस्ट होता है, स्केली होता है, पानी में रहती हैं तो मॉइस्ट और स्केली हो गई। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करती हैं। सेंस ऑर्गन वाटर में अच्छे से फंक्शन करता है। टेट्रापोडा में स्थल पर, और मछलियों को 3 भागों में बांटा है, और ये है वो 3 भाग। टेट्रापोडा की आइए बात करते हैं। टेट्रापोडा में क्या होता है, एक्वाटिक तो होती हैं, टेरेस्ट्रियल। अब देखिए एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल का मतलब समझिए पहले। सामान्यतः ये क्या होती हैं, स्थलचर होती हैं। और पेयर्ड ये क्या है, पेंटाडेक्लिक लिम्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, पेयर्ड पेंटाडेक्लिक लिम्स पाए जाते हैं। मीडियम फिल्स इसमें एब्सेंट होती हैं। स्किन ड्राई होता है। नॉट कॉर्निफाइड मतलब विदाउट स्केल्स, मतलब उसमें धारियाँ नहीं होती हैं, स्केल्स नहीं होती हैं इनकी स्किन में। रेस्पिरेशन एरियल बाय लंग्स, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सेंस ऑर्गन फंक्शन करेंगे कहाँ पे, एयर में। और इनको 4 पार्ट में बांटा है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवियस और मैमेलिया। और ये आ गए हम लोग यहाँ पे सबसे आखिरी में। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवियस और मैमेलिया। तो टेट्रापोडा आप समझ गए होंगे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। एरियल होते हैं, हवा में सांस लेते हैं। पेयर्ड इसमें पेंटाडेक्लिक लिम्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें फिन्स पाई जाती हैं पेयर्ड, वैसे ही जो टेट्रापोडा में आते हैं उनमें पेयर्ड लिम्स पाया जाता है। मीडियम फिन्स इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती थी, भाई वाटर में रहते हैं तो हम लोग ड्राई, हमारी ड्राई रहती है। और स्केल्स नहीं होते हैं हमारी स्किन पे, स्केल्स नहीं होते हैं। कहाँ स्केल्स दिखाइए। उसके बाद बात करते हैं, ये रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं, हम लोग लंग्स के थ्रू करते हैं। सेंस ऑर्गन हमारा एयर में ज़्यादा अच्छे से काम करता है, वाटर में नहीं, इनका वाटर में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मछलियों को इन्होंने 3 भागों में बांटा, हम लोगों को 4 भागों में बांट दिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवियस और मैमिलिया। इनको और पढ़ लें और हमारा वो ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं एम्फीबियन की। एम्फीबियन में क्या होते हैं, ये जल और थल दोनों ही जगह रह सकते हैं, तो इनको उभयचर बोलते हैं, ठीक है। ये जल और थल दोनों ही स्थान पर रह सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब असमतापी होते हैं, हिंदी में बात करें तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। त्वचा इनकी कैसी होती है, कोमल होती है, नभ होती है, ग्रंथिल होती है, मतलब ग्रंथियाँ होती हैं इनके त्वचा पर, बहुत कोमल और नम होती हैं। दोनों ही जगह रहते हैं ना, जल और थल दोनों। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंगुलियों पर इनके नाखून नहीं पाए जाते। हम लोगों में नाखून पाए जाते हैं, पर इनकी उंगलियों में नाखून नहीं पाए जाते हैं। अब ये जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, तो जब ये जल में रहते हैं तो क्लोम से या त्वचा से सांस लेते हैं, जब ये थल में रहते हैं तो फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। आरबीसी तो होता है पर केंद्रक युक्त होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस होता है। अब एम्फीबियन में एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स आप ले लीजिए जो दोनों ही तरह रहते हो। मेढक आपको पता है, टोड आपको पता है, लेकिन आप वर्कआउट करिए, किस पर वर्कआउट करिए, सेलामेंडर पर वर्कआउट करिए, एंथियोफिस पर वर्कआउट करिए, और नेक्यूरस पर वर्कआउट करिए। क्योंकि मेढक आएगा तो आप बता लेंगे एम्फीबियन है, टोड आएगा तो आप बता लेंगे, लेकिन जब अगर वो पूछ लेगा सेलामेंडर, वो पूछ लेगा एक्थियोफिस, वो पूछ लेगा नेक्ट्यूरस, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये 3 एग्जांपल्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई एम्फीबियन की। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, त्वचा कोमल होती है, नम होती है, ग्रंथिल होती है, उंगलियों पर नाखून नहीं होते हैं। क्लोम, त्वचा, फेफड़ा तीनों के द्वारा श्वसन करते हैं। जल और थल दोनों जगह रहते हैं, तो जब थल में रहेंगे तो फेफड़ों से, जब जल में रहें तो क्लोम या त्वचा से। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, आरबीसी होता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस थोड़ी ना होता है। अब उसके बाद मेढक की बात करें तो मेढक, टोड और ये क्या कहते हैं आपका सैलमेंडर और इक्थियोफिस और नेक्यूरस, ये सभी क्या हैं, ये एम्फीबियंस हैं। मेढक के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब आप मेढक के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और जान लीजिए, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ह्यूमंस में क्या होता है, उनका स्पर्म ओवरी के थ्रू यानी कि वजाइना के थ्रू ओवरी, और ओवरी से जाके फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज होता है। तो वो क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन मेढक में क्या होता है, मेढक मतलब जो मेल मेढक होता है उसका स्पर्म, जो फीमेल मेढक होती है उसका ओवम, दोनों बाहर आ जाते हैं, पानी में। पानी में मतलब मेढक के शरीर से स्पर्म निकल आता है बाहर पानी में, और जो फीमेल मेढक होती है उसका ओवम
बॉडी से बाहर निकल आता है वाटर में, और वाटर में दोनों मिल जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एग बना लेते हैं। और वो मेढक क्या कहलाता है, टैडपोल कहलाता है। तो इसीलिए इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेढक में। एम्फीबियन समझ में आ गया। ये 3 एग्जाम्पल प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। रेप्टीलिया की बात करें, यानी रेप्टीलिया में सरीसृप आते हैं। तो ये असमतापी स्थलचर होते हैं। असमतापी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब यही होता है, असमतापी। और ये स्थल में रहते हैं। त्वचा, अब स्थल में जो रहेगा उसकी त्वचा सूखी होगी, खुरदरी होगी, ग्रंथिहीन होगी। ठीक है। शरीर कैसा होगा, शीर्ष होगा, ग्रीवा होगी, मतलब ग्रीवा का मतलब समझ रहे हैं, गर्दन होगी उनके, उनके धड़ होगा, उनका पूँछ में बटा होगा उनका शरीर ना। नाखून होंगे, नख युक्त 2 जोड़ी पाद पाए जाएंगे, यानी कि पैर होंगे तो, और उन पर नाखून होंगे। अंतः कंगाल बोन्स का बना होगा, यानी कि कंगाल उनका जो होगा वो बोन्स का बना होगा। श्वसन ये लंग्स से करेंगे जब एयर में रह रहे हैं तो। कोल्ड ब्लडेड, ये यही पॉइंट है, रिपीट हुआ है। हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर, देखिए 3 चैम्बर इनके कंप्लीट रहते हैं, और जो 30 के बाद एक चौथा चैम्बर होता है वो भी होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट रहता है। तो हार्ट क्या है, इनकम्प्लीट होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। देखिए इसको थर्ड चैम्बर में इसलिए नहीं रखा गया, 3 से ज़्यादा है, भले 4 कंप्लीट नहीं है तो इस पर रेप्टीलिया पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 चैम्बर तो होते हैं पर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है। रेप्टीलिया में वो जो रेंग कर चलते हैं, तो एग्जांपल में छिपकली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, गिरगिट ना, ये सभी क्या है, रेप्टीलिया में है। अब देखिए आपको समझ में आ गया, नाखून होते हैं पर नख युक्त होते हैं, मतलब उंगलियों पे नाखून होते हैं, 2 पैर होते हैं, बोन्स के बने होते हैं, लंग्स से श्वसन करते हैं, गर्दन होती है, धड़ होता है, पूँछ में शरीर बटा होता है। तो अब ठीक है, देखा होगा छिपकली की पूँछ, सांप की, कछुए की, मगरमच्छ की पूँछ होती है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, भले इनकम्प्लीट रहता हो। ठीक है। उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। डायनासोर क्या है, सबसे बड़ा सरीसृप था, अब है नहीं। सबसे बड़ा सरीसृप कभी पूछ ले तो वो डायनासोर होगा ना, सरीसृप यानी रेप्टाइल। लेकिन अगर मैं पूछूं कि डायनासोर तो विलुप्त हो गए हैं, जो इस समय हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा रेप्टाइल आएगा, तो वो है कोमोडो ड्रैगन। तो कोमोडो ड्रैगन आप ध्यान रखिएगा, डायनासोर है, दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल डायनासोर है। लेकिन ऐसा कौन सा मतलब रेप्टाइल है जो अभी विलुप्त नहीं हुआ है और सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल प्रेजेंट टाइम में, तो अभी तो है कोमोडो ड्रैगन। बहुत जहरीला होता है ये, छिपकली की तरह होता है, बस छिपकली का बहुत बड़ा वाला रूप आप समझ लीजिए, वही होता है कोमोडो ड्रैगन। अगर आप छिपकली को देखें तो उसका बहुत बड़ा रूप वो क्या होता है, कोमोडो ड्रैगन। तो वो है, देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा बड़ा और लंबा में। ऐसे तो आप कहेंगे अजगर जो है वो सबसे बड़ा होता है, और अभी आपने बताया भी था अजगर एक 19 फीट का अजगर जिसने वो गिनीज रिकॉर्ड बनाया था। तो आप पहले समझिए बड़े और लंबे में क्या अंतर होता है। यहाँ पे हम लोग बड़े की बात कर रहे हैं, लंबे की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े की बात करें। तो सबसे बड़ा सरीसृप डायनासोर, सबसे बड़ा सरीसृप रेप्टाइल जो अभी है तो वो कोमोडो ड्रैगन, बहुत जहरीला होता है। उसके बाद बात करते हैं एवियस की, यानी कि पक्षियों की। तो पक्षियों के बारे में आप जानते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, शरीर में पंख, शरीर पंख से ढका होता है। जबड़े, देखिए जैसे हम लोग में जबड़े होते हैं, इनके जबड़े चोंच में बदल जाते हैं। रेस्पिरेशन ये भी लंग्स के थ्रू करते हैं, उनके लंग्स में क्या होते हैं, एयर सैक्स लगे होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। टीथ नहीं होते हैं, बीक में टीथ नहीं होते हैं। एक लिंगी होते हैं, ओविपोरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। बोन होती है, खोखली होती है, अगर ये हल्के होंगे तभी तो उड़ पाएंगे, तो इसीलिए इनकी बोन कैसी होती है, खोखली होती है। पंख में वैक्स लगा होता है। देखिए बारिश का मौसम हो, पक्षी कोई भीगा हो, तो आप देखेंगे जब बारिश होता है तो पंखों को, शरीर को एक बार झटक देता है, सारा पानी गिर जाता है। यानी कि इनके पंखों में क्या होता है, वैक्स जैसा कुछ लगा रहता है। मतलब ये प्रॉपर्टी है कि पंखों में, शरीर में वैक्स जैसी चीज़ पाई जाती है। बारिश होता है, ये एक बार झड़क देते हैं, पूरा पानी साफ़ हो जाता है, फिर ये एकदम सूखा फील करता है। मतलब बारिश में ये भीग नहीं पाते हैं। और इनके पंख का तो वैसे काम, अगर कोई पूछे आपसे कि पंख का मेन काम क्या है, तो आप यही कहेंगे उड़ने में मदद करता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए क्या है कि शरीर को ऊष्मा देने का काम करता है, शरीर को हीट प्रोवाइड करने का काम करता है पंख। तो ये इसका मेन वर्क है। उड़ने में तो मदद करता ही है, लेकिन फर्स्ट एम जो है उसका वो शरीर को ऊष्मा देने का है।
तो आप समझ गए होंगे। वार्म ब्लडेड होता है, पंख पाए जाते हैं, जबड़ा चोंच में बदल जाता है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं, टीथ नहीं पाया जाता, एक लिंगी होते हैं, अंडे देते हैं, ओविपोरस होते हैं, बोन इनकी खोखली होती है, बोन अगर खोखली ना हो, भारी हो तो कैसे उड़ पाएंगे, और पंख में वैक्स लगा होता है, और पंख का मुख्य काम क्या है, शरीर को ऊष्मा देना। तो यह था एवियस यानी कि पक्षी। एग्जाम्पल, जितनी भी पक्षी आएंगी सब एवियस में आएंगी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। थोड़ी चीज़ें और आपको जाननी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा एवियस यानी पक्षी तो शुतुरमुर्ग, तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। ये दोनों कॉमन है, सबको पता है, बहुत बार आ भी चुका है, अब नहीं आता है कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। अब आता है उल्टा उड़ने वाला वो पक्षी और सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी। तो उल्टा उड़ने वाला पक्षी है वो गुंजन बर्ड, और सबसे तेज़ उड़ने वाला जो पक्षी वो अबाबीन बर्ड है। तो ये दो अब याद करिए। अब ये बहुत याद कर लिया, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। अब याद करिए उल्टा उड़ने वाला पक्षी और सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी। तो उल्टा उड़ने वाला पक्षी होगा गुंजन बर्ड, और सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी होगा वो जो अबाबीन बर्ड। उसके बाद लास्ट और आखिर बात आ गई हम लोगों की अब मैमेलिया यानी कि स्तनधारी। तो इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है, स्किन मोटी होती है। हम लोग क्या सुनते हैं, 7 लेयर्स होती हैं स्किन की। एक लेयर अभी फट जाए तो ब्लड नहीं आता है, 2-3 लेयर फट जाए तो ब्लड आने लगता है ना। तो शरीर पर बाल होते हैं, त्वचा मोटी होती है, और शरीर में क्या होता है, श्वेत तथा तैल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमारा स्किन होता है ना ऑयली ऑयली सा होता है, जैसे आप सो के उठिए तो नाक वाक पे अगर आप टच करेंगे तो स्लिपरी हो जाती हैं काफ़ी ना। तो या आप चेहरे पर थोड़ा सा हाथ फेरिए तो आपको थोड़ा सा ऑयली ऑयली चिकनाहट सी महसूस होगी। तो मतलब तैल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ऑयली स्किन होती है। वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाह्य कर्ण पाया जाता है। हम लोग के देखिए कान बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो ये वाह्य कर्ण को पिन्ना भी बोलते हैं। दांत जीवन में 2 बार मिलता है। मुझे याद आ रहा है अभी जल्दी में यूट्यूब में एक क्वेश्चन किसी ने डाला था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में 2 बार सिर्फ मिलती है। तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि दांत ज़िंदगी में 2 ही बार मिलती है, उसके बाद नहीं। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था जीवन और मरण, यानी कि जान एक बार मिलती है और मृत्यु भी एक बार मिलती है, तो यानी कि ज़िंदगी में 2 बार ही मिलती है। तो लेकिन ये जीवन और मरण तो नहीं हुआ, एक बार जीवन मिला, एक बार मरण हुआ, तो 2 चीज़ें अलग अलग हो गई। तो दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। ये खोपड़ी द्विकंदी होती है। हम लोग जब ब्रेन पढ़ते हैं ना तो बोलते नहीं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। एक सोचने समझने का काम करता है और एक सोचता समझता नहीं, डायरेक्ट कर देता है। जैसे आपने रिफ्लेक्स एक्शन सुना होगा, आप अचानक से गर्दन घुमाइए और कोई चीज़ आ रही होगी तो आपका हाथ अपने आप वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे सोचने समझने का काम नहीं होता, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अभी मैं डरा दूँ, आप डर जाएँ, तो वो उसमें इतना टाइम नहीं रहता ब्रेन को कि वो सोचे समझे फिर कुछ रिएक्शन करे, तो वो डायरेक्ट एक्शन। तो हम लोग की खोपड़ी कैसी होती है, द्विकंदी होती है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। 4 हार्ट चैम्बर होता है हम लोग का। मैमेलिया को 2 उपवर्ग में इन्होंने बांटा है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया और थीरिया, देखिए प्रोटोथीरिया में वो आते हैं जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। अब अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से होते हैं, ये तो ध्यान रखिए, एकिडना और ऑर्निथोरिक्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही पेपर में आए, एकिडना और ऑर्निथोरिक्स। मैमेलिया तो है, उन्होंने पूछ लिया प्रोटोथीरिया या थीरिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोटोथीरिया में कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो जो अंडे देते हैं वो प्रोटोथीरिया और जो बच्चे देते हैं वो थीरिया। तो प्रोटोथीरिया में आते हैं अंडे देने वाले स्तनधारी। तो कौन से हैं जो अंडे देते हैं और स्तनधारी भी हैं, तो एकिडना और ऑर्निथोरिक्स। अब बात करते हैं थीरिया में। तो थीरिया में कौन से आते हैं, जो बच्चे देते हैं, यानी कि एम्ब्रायो देते हैं। तो अब बच्चे देते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अल्प विकसित बच्चे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं। तो थीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। मेटाथीरिया में क्या होता है, जो अल्प विकसित बच्चे देने वाले स्तनधारी होते हैं। जैसे कौन है जो अल्प विकसित बच्चे देते हैं, कंगारू हो गया, ओपोसम हो गया। तो ये क्या है, हाईलाइट कर दिया, ध्यान रखिएगा। कंगारू जो है अल्प विकसित बच्चा देता है, यानी इसका बच्चा हो जाता है, पूर्ण डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ रहता है, आँख नाक कान जीभ त्वचा सब बन गए, वो बाहर आता है। उसके बाद कुछ पार्ट अंदर बन जाते हैं, कुछ पार्ट बाहर बनते हैं। और ओपोसम की बात करें तो ये भी क्या है, एक अल्प विकसित बच्चा देने वाला स्तनधारी है। यूथीरिया की बात करें तो पूर्ण विकसित बच्चे देने वाले प्राणी। तो 1 से लेकर 10 तक पढ़े और अब जाके हम लोग का नंबर आया मनुष्य, खरगोश, गिलहरी, गाय, बकरी। अब देखिए स्तनधारी और पूर्ण विकसित बच्चे देने वाले यूथीरिया होते हैं, जिनमें हम लोग आते हैं गाय,
पूर्ण विकसित बच्चा देती है। बकरी हो गया, गिलहरी हो गया, मनुष्य हो गया, खरगोश हो गया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग किस में आते हैं? हम लोग आते हैं कॉर्डेटा में। हम लोग कॉर्डेटा में किस में आते हैं? हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं टेट्रापोडा में। हम लोग टेट्रापोडा में किस में आते हैं? हम लोग टेट्रापोडा में मैमीलिया में आते हैं। हम लोग मैमीलिया में किस में आते हैं? हम लोग मैमीलिया में थीरिया में आते हैं। हम लोग थीरिया में किस में आते हैं? हम लोग थीरिया में यूथीरिया में आते हैं। क्वेश्चन बहुत बन जाएगा उसके पास कि ये बताइए कौन से फाइलम में पाया जाता है? तो अगर कॉर्डेटा वाले ऑप्शंस होंगे तो कॉर्डेटा। अगर ये कहेगा कि हम लोग कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, किस में आते हैं, पीसेज में कि टेट्रापोडा में, तो टेट्रापोडा। अब वो अगर ये बोल दे कि हम लोग मैमीलिया में आते हैं, हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, हम लोग मैमीलिया में आते हैं, हम लोग टेट्रापोडा में आते हैं, हम लोग टेट्रापोडा में किस में आते हैं? तो हम लोग मैमीलिया में आते हैं। बोल दे कॉर्डेटा में आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं, मैमीलिया में आते हैं, लेकिन किस में आते हैं? प्रोटोथीरिया या थीरिया? तो थीरिया में। फिर वो क्वेश्चन कर दे कि हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, हम लोग टेट्रापोडा में आते हैं, हम लोग मैमीलिया में आते हैं, हम लोग थीरिया में आते हैं, लेकिन कौन से थीरिया में? मेटाथीरिया या यूथीरिया? तो हम लोग यूथीरिया में आते हैं क्योंकि पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं। तो ये था पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ज़रा बुक थोड़ा सा। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वही चीज़ें इन्होंने बताई है और उसी चीज़ को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेस्ट से बेस्ट तरीका मैंने खोजा इसको यूट्यूब पर देखकर और गूगल पर, विकिपीडिया में जाकर पहले समझा, नोट्स बनाया, फिर आप लोग के सामने ये देखिए यूथीरिया और यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद अब क्वेश्चंस की बारी आती है। इतना कुछ हम लोग ने पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चंस लगाएंगे। अब वीडियो अगर आज क्वेश्चंस करने लगेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। बस जे तक है और उसके बाद नया चैप्टर है, तो यानी कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो एक और वीडियो बनेगा। ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी हम लोगों ने बड़े बड़े चैप्टर्स उठा लिए हैं, अच्छी बात है, बड़े बड़े चैप्टर्स कर लें। बाकी ये सब वर्क हो गया, फोर्स हो गया ना, ये लाइट हो गई, हर कोई पढ़ा के चला जाता है इसको। तो ये सब हम लोग बहुत जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट नहीं पढ़ा था हमने, तो नहीं पढ़ा था, वैसे आप लोग ने भी नहीं पढ़ा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं पढ़ा था, फाइबर नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन इन टॉपिक से बन जाते हैं। तो पहले बड़े बड़े टॉपिक कर लेते हैं, फिर छोटे टॉपिक करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर आप कर ही देंगे। तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।